अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रेमंड डेविस का ताल्लुक़ अमेरिका की रियासत कोलोराडो से था। ये जासूसी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी अफेयर्स का एक्सपर्ट था। ये कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से CIA के साथ काम करता था। CIA मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने मुख्तलिफ़ मिशंस के लिए आर्जी भर्तियाँ करती है। अमेरिका की मुख्तलिफ़ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियाँ और जासूसी कंपनियाँ CIA को आर्जी मुलाजमीन फ़राहम करती हैं। ये मुलाजमीन प्राइवेट कंपनियों के पेरोल पर होते हैं। CIA कंपनियों को काम देती है और ये कंपनियां रेमंड डेविस जैसे मुलाजमीन को मिशन सौंप देती हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। अमेरिका को 2 मई 2011 के ऑपरेशन से कबल उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी की भनक पड़ चुकी थी। चुनांचे CIA ने हज़ारों की तादाद में कॉन्ट्रैक्टर भर्ती किए। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी से वीज़े लगवाए और ये कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में फैला दिए गए। 2010-11 में सिर्फ इस्लामाबाद में 1000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ये लोग प्राइवेट घरों में रहते थे, अमरीकी सफारत खाने के कागजात इस्तेमाल करते थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करते और उन्हें रास्ता रोकने या मुज़ाहमत करने वालों को गोली तक मारने की इजाज़त थी। रेमंड डेविस भी कॉन्ट्रैक्टर था। ये किसी खुफिया मिशन की तकमील के लिए लाहौर पहुंचा। ये लाहौर के अमरीकी कौंसल खाने में रहता था, कौंसल खाने की गाड़ियां इस्तेमाल करता था और सारा दिन शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फिरता रहता था। ये 27 जनवरी 2011 की सुबह प्राइवेट कार पर कौंसल खाने से बाहर निकला। लाहौर के 2 नौजवानों मोहम्मद फ़हीम और फ़िज़ान हैदर ने इसका पीछा किया। ये परेशान हो गया और इसने मजंग के करतबा चौक पर दोनों नौजवानों को गोली मार दी। ये गोली मारने के बाद गाड़ी से उतरा और इसने अपने मोबाइल फ़ोन से इन दोनों मकतूलीन की तस्वीर बनाई। रेमंड डेविस को रेस्क्यू करने के लिए कौंसल खाने से खसूसी टीम निकली। ये टीम सफ़ेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूज़र में सवार थी। उन्होंने वन वे की खिलाफ वर्जी की। नौजवान अबादुर रहमान उनकी गाड़ी की जद में आया। गाड़ी ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और यह नौजवान गाड़ी तले रौंदा गया। लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई और रेमंड डेविस गिरफ्तार हो गया। मीडिया को इल्म हुआ तो बात पूरे मुल्क में फैल गई। दोस्तों, ये वो कहानी है जिससे पूरी कौम वाकिफ़ थी। मैं अब इस कहानी का वो हिस्सा आपको बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर लोगों की नज़रों से ओझल है। आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म, रहमान मलिक वज़ीर दाखिला और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे। जनरल अहमद शुजा पाशा DG ISI और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। रेमंड डेविस की कहानी का खुफिया हिस्सा इन तमाम लोगों के गिर्द घूमता है। इस खुफिया हिस्से में थोड़े अरसे के लिए सेनेटर जॉन कैरी, शाह महमूद कुरैशी और मियाँ शहबाज शरीफ भी आते हैं। लेवन पेनेटा उस वक्त CIA के डायरेक्टर थे। जनरल पाशा ने फौरी तौर पर लेवन पेनेटा से रब्ता किया और उनसे कहा, लेवन, अगर ये आपका बंदा है तो आप मुझे इसी वक्त बता दें। लेवन ने जवाब दिया, नहीं, ये हमारा बंदा नहीं, ये हकीकतन डिप्लोमेट है। जनरल पाशा मुतमईन हो गए, लेकिन लेवन का दावा गलत निकला। रेमंड डेविस बाद अज़ां CIA का कॉन्ट्रैक्टर साबित हो गया। पाकिस्तानी हुकाम आज तक परेशान हैं कि लेवन ने झूठ क्यों बोला था। इन लोगों ने सदर ओबामा से भी गलत बयानी की थी। सदर ओबामा ने इस गलत बयानी की बुनियाद पर 15 फरवरी 2011 को रेमंड डेविस को डिप्लोमेट डिक्लेयर कर दिया और इस गलत बयानी ने आने वाले दिनों में अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। हुकूमत, फ़ौज और ISI ने रेमंड डेविस को मुल्क में रखने और ट्रायल करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मामला बहुत उलझ गया और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्दमोरी का शिकार हो गए। 15 फरवरी 2011 को सेनेटर जॉन कैरी पाकिस्तान आए। ये पाकिस्तान के दोस्त थे। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने जॉन कैरी को रोकने की कोशिश की। जनरल कियानी ने जॉन कैरी को फ़ोन किया और उनसे कहा, आप पाकिस्तान ना आए, आप हमारे दोस्त हैं, हमें इनकार करते हुए शर्मिंदगी होगी, हम रेमंड डेविस को आपके हवाले नहीं कर सकेंगे। लेकिन जॉन कैरी इसके बावजूद पाकिस्तान आ गए। ये पहले लाहौर गए, मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की और फिर इस्लामाबाद आ गए। शाह महमूद कुरैशी से रब्ता किया। कुरैशी साहब उस वक्त तक काबीना से अलग हो चुके थे।
यूं ये मामला मज़ीद ख़राब हो गया। ये खराबी मार्च के पहले हफ्ते तक चलती रही। मार्च के शुरू में हुकूमत अचानक नरम पड़ गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईवान सदर में आला सतह मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में सदर, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, जनरल पाशा और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक शरीक थे। जनरल कियानी और जनरल पाशा जब भी इस किस्म की मीटिंग में जाते थे तो ये पूरी मीटिंग में खामोश बैठे रहते थे। ये दोनों इस बार भी फैसला करके गए थे, हम किसी सूरत मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालेंगे। मीटिंग शुरू हुई तो सदर ने ऐलान किया, रेमंड डेविस पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से बड़ा नहीं। हमने इस बला से जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया है। वो इसके बाद जनरल कियानी से मुखातिब हुए, आप जनरल पाशा से कहें ये हमारी इस मामले में मदद करें। जनरल कियानी ने जनरल पाशा की तरफ देखा और दोनों खामोश रहे। रहमान मलिक ने हाथ उठाया और कहा, जनाब सदर, आप ये टास्क मुझे दे सकते हैं। सदर ने फ़ौरन जवाब दिया, रहमान, नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये काम जनरल पाशा को करने दो। सदर ने दोबारा जनरल कियानी से कहा, आप जनरल पाशा को कहें ये हमारी मदद करें। जनरल कियानी ने जनरल पाशा की तरफ देखा और उन्हें बोलने का इशारा कर दिया। जनरल पाशा ने कहा, सर, हमारे पास इसका एक हल मौजूद है, मगर मसला हल नहीं, इस हल की ओनरशिप है। जनरल पाशा का कहना था, रेमंड डेविस जब रिहा होगा तो मुल्क में कोहराम बर्पा हो जाएगा। उस वक्त बदनामी का ये ढोल किसके गले में पड़ेगा, ये अहम है। सदर ने फ़ौरन जवाब दिया, हुकूमत रेमंड डेविस की रिहाई के अगले दिन प्रेस रिलीज़ जारी करेगी और हम इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये ज़िम्मेदारी उठा लेंगे। आप ये फ़िक्र ना करें, आप बस काम करें। मीटिंग में फ़ैसला हुआ, लवाहिकीन को खून बहा देकर राज़ी किया जाएगा, ये मुलजिम को मुआफ़ कर देंगे। मीटिंग में यह भी फ़ैसला हुआ कि जनरल पाशा तमाम बड़े सियासी लीडरों से मिलेंगे और ये उन्हें रेमंड डेविस की रिहाई के लिए कायल करेंगे। यह भी फ़ैसला हुआ कि जनरल पाशा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को भी मदद के लिए तैयार करेंगे। जनरल पाशा ने तीनों जिम्मेदारियां उठा लीं। जनरल अहमद शुजा पाशा ने इसके बाद तमाम बड़े सियासी लीडरों से मुलाकात की। तमाम लीडरों का ख्याल था कि हमें रेमंड डेविस के भूत से जल्द अज जल्द जान छुड़ा लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने जनरल पाशा के सामने इस ख़तरे का इजहार भी किया कि रेमंड डेविस की जान को ख़तरा है, हमें अंदेशा है कि सरकारी गार्ड्स उसे कत्ल कर देंगे। और ये खदशा दुरुस्त था, क्योंकि रेमंड डेविस के सरकारी मुहाफ़िज़ वर्दी पर एक मजहबी जमात के बैजेज़ लगाए हुए थे। इन लोगों ने जज के हुक्म के बावजूद ये बैजेज़ उतारने से इनकार कर दिया था। हुकूमत ने लवाहिकीन को खून बहा लेने पर तैयार कर लिया। जरदारी के लोग चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से भी मिले। चौधरी साहब ने भी ताउन करने का वादा कर लिया। रेमंड डेविस की रिहाई का दिन तय हो गया। रेमंड डेविस की रिहाई से कबल मियाँ नवाज शरीफ तबीयत की ख़राबी की वजह से मुल्क से बाहर चले गए, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ बड़े मियाँ साहब की इयादत के लिए अचानक बैरून मुल्क रवाना हो गए। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने खुफिया फंड से जनरल पाशा को खून बहा की रकम ट्रांसफ़र की। जनरल पाशा ने रकम लवाहिकीन को अदा कर दी। 16 मार्च के दिन अमरीकी सफ़ीर कैमरून मिंटर खसूसी तैयारा लेकर लाहौर चले आए। जनरल पाशा उस वक्त इस्लामाबाद में थे। कैमरून मिंटर लाहौर से मुसलसल जनरल पाशा के साथ राब्ते में थे। रेमंड डेविस को अदालत में पेश किया गया। जज साहब को चीफ जस्टिस का पैगाम मिल चुका था। लवाहिकीन ने रेमंड डेविस को माफ़ कर दिया। रेमंड डेविस की रिहाई का आर्डर जारी हुआ। ये खसूसी गाड़ी में बैठा, एयरपोर्ट पहुंचा और जहाज़ उसे लेकर बगराम रवाना हो गया। रेमंड डेविस के रवाना होते ही ये खबर पंजाब हुकूमत के ज़राए से मीडिया को लीक हो गई। मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। जनरल पाशा अगले दिन आसिफ अली जरदारी से मिले, उनको वादा याद दिलाया और उनसे दरख्वास्त की, आप प्रेस रिलीज़ जारी करके सूरत हाल क्लियर कर दें। सदर ने हंस कर जवाब दिया, जनरल साहब छोड़िए, रात गई बात गई। ये मामला जब सब के गले पड़ रहा है तो हमें स्पेशल बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत है। जब सब मिलकर भुगत रहे हैं तो भुगतने दें। जनरल पाशा ने बड़े अरसे बाद अपने एक साथी को ये वाक़या सुनाया और उससे कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अवामी मैंडेट का एहतराम क्यों नहीं करते। मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं ये सब कुछ देखने के बाद
इनका एहतराम कैसे करूं? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।